अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम जमात शशुम का मज़मून तारीख सबक नंबर 7 मौर्य अहद का भारत, इस सबक के बारे में देखने वाले हैं। इस सबक में हम यूनानी शहंशाह सिकंदर का हमला, मौर्य सल्तनत और चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, कलिंग की लड़ाई, इन तमाम नुकात पर बात करेंगे। इन तमाम नुकात को हम इस सबक में देखेंगे। आइए हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हम सबक शुरू करने से पहले जो अहम हमारे नुकात है उनको शुरू करने से पहले यहाँ पर देखते हैं, कुछ मालूमात दी गई है कि क्या आप जानते हैं। तो क्या हमें मालूमात लेना है, क्या हम नहीं जानते वो हमें देखना है। छठी सदी कब्ल मसीह में, कब्ल मसीह का मतलब मैं इससे पहले आप लोगों को बता चुका हूँ। कब्ल मसीह यानी कि जो हमारी सन चल रही है अभी 2021, तो ये ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से इसे पकड़ा गया है, इसे गिना गया है। तो उनसे पहले का जो ज़माना था, उनकी पैदाइश से जो पहले का ज़माना था, उसे कब्ल मसीह कहा जाता है। तो छठी सदी कब्ल मसीह यानी उनसे 600 साल पहले, उनकी पैदाइश से 600 साल पहले ईरान में, ईरान हमारे बाजू में एक मुल्क है, पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाजू अफगानिस्तान और उसके बाद ईरान वगैरह जो है तो ममालिक आते हैं। तो ईरान मुल्क में साइरस नामी एक बादशाह था, उसकी बहुत बड़ी सल्तनत थी, है ना। ये सल्तनत शुमाल मगरिबी भारत से लेकर रूम तक और अफ्रीका में मिस्र तक फैली हुई थी। तकरीबन 518 कब्ल मसीह में दारियुश, यानी उसे दारा भी कहा जाता था, तो उस नामी जो बादशाह था, जो शहंशाह था वहाँ का, ईरानी, ईरान का रहने वाला, उसने भारत के शुमाल मगरिबी इलाके और पंजाब का कुछ हिस्सा फतेह कर लिया था। दारा ने इस इलाके के कुछ सिपाही अपनी फौज में शामिल कर लिए थे। यूनानी मौर्रिखीन यानी जो यूनान के लिखने वाले, जो मौर्रिखीन थे, तारीख लिखने वाले, उन्होंने अपनी तहरीर में ये मालूमात दी है हमें। शहंशाह दारा के अहद में भारत और ईरान के दरमियान सियासी ताल्लुकात कायम हुए। इस बिना पर तिजारत और फ़नून लतीफ़ा की भी जो है तो लेन देन हुई, यानी यहाँ से सामान वहाँ जाने लगा, वहाँ के ताजिर यहाँ आने लगे और अपना सामान फ़रोख्त करने लगे। इसी तरह फ़नून लतीफ़ा यानी कि फ़न तामीर, इसी तरह नाच गाना, नक्श निगारी, संग तराशी, ये तमाम चीज़ें जो है तो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जो है तो कारीगर इसके जाने लगे और वहाँ पर काम करने लगे। शहंशाह दारा ने अपनी सल्तनत में हर तरफ दारीक नामी एक एक ही किस्म के सिक्के जारी किए, जैसा कि आप लोग यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। ये जो तस्वीर नज़र आ रही है आप लोगों को सीधे हाथ की तरफ, ये एक सिक्के की तस्वीर है। इस सिक्के का नाम दारीक है और जहाँ जहाँ भी उस शहंशाह की तस्वीर, उस शहंशाह की हुकूमत रही, तो उसने यही सिक्के हर तरफ जारी किए, ये बताया गया है यहाँ पर, ताकि आसानी हो गई तिजारत करने में। शहंशाह दारा के अहद में राजधानी के शहर परसी पुलिस की तामीर की गई। ये मुकाम ईरान में, है ना, वाक़ है। तो ये तमाम मालूमात थी यहाँ पर शहंशाह जो दारियुश है ना, उसके बारे में, और ईरान और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात थे उनके बारे में, कि किस तरह से भारत और ईरान के बारे में पहले ताल्लुकात थे। इन लोगों के तिजारती ताल्लुकात भी थे और सियासी ताल्लुकात भी थे। आगे हम लोग जो है तो मेन यूनानी शहंशाह सिकंदर का हमला अब हम लोग देखेंगे इसमें। आइए अब हम यूनानी शहंशाह सिकंदर का हमला, इस टॉपिक पर बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने बहुत मर्तबा नाम सुना होगा सिकंदर का नाम, कि सिकंदर ने आधी दुनिया फतेह कर लिया था कम उम्र के अंदर, तो वही सिकंदर है ये। और यूनानी शहंशाह था ये, इसका नाम अलेक्जेंडर था और इसे सिकंदर भी कहते थे। तो 326 कब्ल मसीह में, नहीं 326
हाँ 326 कब्ल मसीह में यहाँ पर बताया गया है, भारत के शुमाल मगरिबी इलाके पर उसने हमला किया। भारत का शुमाल मगरिब यानी भारत का ऊपर का हिस्सा, बाएं तरफ का पाकिस्तान के साइड का जो हिस्सा है भारत का, उस इलाके पर दरियाए सिंध को उबूर करके यानी पार करके वो तक्षशिला पहुंचा। तक्षशिला उस वक्त की एक पुरानी जो जनपद थी, आप लोगों ने इससे पहले वाले सबक में देख चुके हैं। तो वहां पर वो पहुंचा और जो भी उसके रास्ते में लोग आए, तो राजा महाराजा लोग, तो उनसे उसने बहुत मुकाबला किया। जैसा कि आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं, सिकंदर भी नजर आ रहा है आप लोगों को, और किस तरीके से वो घोड़े दौड़ा रहा है वो तस्वीर भी आप लोग देख सकते हैं। फिर भी वो वहां पर पहुंच गया पंजाब तक, और वहां पर सिपाहियों को जो थे वहां पर उसके, तो उनको बहुत सारी मुसीबतें और परेशानियों का सामना करना पड़ा। बहुत दिनों से वो लोग जंग लड़ रहे थे, इसलिए वो लोग परेशान हो गए थे और वो अपने वापस लौटना चाहते थे। कौन वापस लौटना चाहता था? सिकंदर के जो साथी थे, जो उसके फौज वाले थे, फौजी लोग जो थे, वो वापस लौटना चाहते थे। तो उन लोगों ने क्या किया, खुद अपने शहंशाह के खिलाफ बगावत कर दी, यानी सिकंदर के खिलाफ उन्होंने बगावत कर दी, लड़ाई शुरू कर दी। और इसलिए सिकंदर को वहां से पीछे हटना पड़ा पंजाब से। और भारत फतेह, जो भी इलाके उसने भारत में फतेह किया था, तो वो उन इलाकों के अंदर उसने अपने अफसरान को मुकर्रर कर दिया। वहां पर यूनान के जो उसके साथ लोग अफसर लोग आए थे, उनको वहां पर रख दिया कि आप लोग इन इलाकों को जो हमने फतेह किया है, इनको जीता है, आप लोग इनको कंट्रोल में रखो, यहाँ का निज़ाम आप लोग संभालो। इस तरीके से जो है तो उसने किया। ये जो यूनान के अफसर थे, इनको सत्रप कहा जाता था, इनका लक़ब दिया गया था सत्रप, है ना। और इसके बाद वो अपने वापस वतन लौटने लगा सिकंदर कुछ फौज के साथ। रास्ते में बाबुल का मुकाम आता है, एक बाबुल का मुकाम था रास्ते में वापस लौटने के वक्त। वहां पर 323 कब्ल मसीह में इसका इंतकाल हो गया सिकंदर का। और ये जो मुकाम है वो आज मौजूदा इराक में है ना। इराक एक मुल्क है, ईरान, इराक, तो इराक मुल्क के अंदर ये बाबुल का मुकाम है, जहाँ पर वापस लौटते वक्त सिकंदर का इंतकाल हो जाता है। तो ये थी मालूमात कुछ सिकंदर के बारे में। आगे और हम लोग देखते हैं, उसकी और मजीद मालूमात देखेंगे। अब हम मजीद मालूमात देखेंगे सिकंदर की आमद पर, कि सिकंदर की आमद यानी सिकंदर जब भारत आया तो क्या हुआ। सिकंदर जब भारत आया तो भारत और मगरबी ममालिक के दरमियान तिजारत जो है तो बढ़ गई। तिजारत का मतलब आप लोग समझते हैं, यानी सामान को बेचना, एक जगह से दूसरी जगह लाना ले जाना, खरीदो फरोख्त करना, यानी कि तिजारत करना। तो जब सिकंदर आया तो मगरबी ममालिक जो थे, भारत के जो बाएं तरफ ऊपर की जानिब जो ममालिक थे, वहाँ से उनकी तिजारत बढ़ गई। और साथ ही साथ वहाँ पर उन्होंने अपने साथ जो तहरीरें, वो लोग जो तहरीर करते थे, जो उनकी लिखावट थी, रिटर्न वर्क जो था उनका, वो भी हमारे भारत में आया। साथ ही साथ जो मुजस्समा साजी थी, यानी वो किस तरीके से मुजस्समों को बनाते थे, संग तराशी किस तरीके से किया करते थे, उनका असर भी भारत पर पड़ा। और इस तरह कंधार यानी कि गांधार नामी तर्ज फन वजूद में आया। यूनानी बादशाहों के सिक्के खास तौर पर एक अलग तर्ज के होते थे, जैसा कि आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं। ये यूनानी तर्ज के जो है तो सिक्के हैं, यानी रुपये हैं। और सिक्कों की एक जानिब बादशाह की और दूसरी जानिब किसी यूनानी देवता की तस्वीर होती थी। आप लोग देख सकते हैं, एक जानिब जो है तो यहाँ पर बादशाह की तस्वीर है और दूसरी तरफ जो है तो किसी देवता की तस्वीर आप लोगों को नजर आ रही है। सिक्के पर उस बादशाह का नाम भी होता था, नाम भी लिखा होता था। सिकंदर के सिक्के भी इसी किस्म के थे, है ना। सिकंदर के चांदी के सिक्के के दोनों रुख आप लोग देख सकते हैं। ये जो सिक्का है सामने हमारे, ये जो घोड़े पर बैठा है आदमी, वो सिकंदर है, और उसके जो सिक्के हैं वो इस जानिब यहाँ पर दिए गए हैं, तो उनके ऊपर भी वही है, वैसे ही जो है तो इनका सिक्का है। और बाद के ज़माने में जो हमारे भारत के राजा थे, भारत में जितने भी राजा महाराजा आए, तो उन्होंने भी फिर इसी तरीके के सिक्के जो है तो ढालना
शुरू कर दिए थे। तो ये थी मुख्तसर मालूमात जो सिकंदर के बारे में थी, शहंशाह सिकंदर जिसे अलेक्जेंडर भी कहा जाता था, तो उनके बारे में मालूमात थी। अब हम आगे देखेंगे मौर्य मुमलिकत यानी कि मौर्य सल्तनत किस तरह वजूद में आई, ये तमाम बातें हम आगे देखने वाले हैं। अब हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं मौर्य मुमलिकत के बारे में। मुमलिकत का मतलब होता है सल्तनत, तो मौर्य सल्तनत के बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य, जैसा कि पहली तस्वीर आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये चंद्रगुप्त मौर्य की है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य सल्तनत की बुनियाद डाली। मगध के नंद राजा की जालिम हुकूमत से लोग बेजार थे। अब यहाँ पर आप लोगों को मगध देखना है, तो यहाँ पर मगध बताया गया है भारत में मशरिक की तरफ दरमियान में मगध हुकूमत यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक राजा था जिसका नाम था नंद राजा। तो नंद राजा की जो जालिम हुकूमत थी उसका खात्मा हुआ, उससे लोग बेजार थे, और 325 कब्ल मसीह में चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे शिकस्त दी और मगध जो रियासत थी उसके ऊपर अपना कब्जा जमा लिया। इसके बाद इसने क्या किया, इसने अवंती और सौराष्ट्र, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ अवंती और सौराष्ट्र। तो देखिए यहाँ पर सौराष्ट्र भी नजर आ रहा है और अवंती भी नजर आ रहा है। तो अवंती और सौराष्ट्र को जो है तो बाद में क्या हुआ, इनको भी जो है तो फतेह कर लिया चंद्रगुप्त मौर्य ने, और इस तरीके से अपनी सल्तनत को जो है तो बढ़ाना शुरू कर दिया। सिकंदर ने जिन अफसरान का तकर्रुर किया था, आप लोगों को याद है कि जाते वक्त सिकंदर ने अपने अफसरान को यहाँ पर छोड़ कर गया था। तो उसमें एक उसका अफसर था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। यहाँ पर ये जो तस्वीर नजर आ रही है आप लोगों को, ये सेल्यूकस निकेटर की है। तो सिकंदर की मौत के बाद वो बाबुल का हुक्मरान बन बैठा था, है ना। बाबुल जो मुकाम है इराक में, वहां का वो हुक्मरान बन बैठा था, और इसने शुमाल मगरिबी भारत और पंजाब पर हमला किया। जैसा कि दरियाए सिंध के आसपास का जो इलाका है यहाँ पर, ये भारत का शुमाल मगरिबी इलाका है और पंजाब का इलाका जो है तो इसे माना जाता था। तो यहाँ पर उसने हमला कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसके हमले का कामयाबी के साथ जवाब दिया। सेल्यूकस निकेटर को शिकस्त देने की वजह से अफगानिस्तान के इलाके काबुल, कंधार, हरात इसकी मुमलिकत में शामिल हो गए। अब अफगानिस्तान किस साइड में आता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दरियाए काबुल दिखाई दे रहा है, हिंदुकश पहाड़ नजर आ रहा है, दरियाए सिंध का इलाका नजर आ रहा है। तो ये जो इलाका पहले कहलाता था ये पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान। तो यहाँ का जो इलाके थे ये तमाम इलाके जो है तो चंद्रगुप्त मौर्य की हुकूमत में जो है तो शामिल हो गए। तो यहाँ पर आप लोगों को ये बातें याद रखना है कि कौन कौन सी बात जो है तो यहाँ पर बताई गई है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि क्या आप जानते हैं। तो अभी हमें देखना है कि संस्कृत के जो ड्रामा निगार विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस नामी एक ड्रामा लिखा था। इस ड्रामे में उसने ये कहानी बयान की कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस तरह धनानंद का खात्मा करके अपना आजाद इक़्तिदार कायम किया। इस कहानी में आर्या, चाणक्य या कौटिल्य के किरदार को खास अहमियत दी गई है। आप लोगों के सामने दो तस्वीर भी दी गई है। एक धनानंद की तस्वीर है ऊपर की जानिब, और नीचे जो है तो कौटिल्य की या चाणक्य की जो है तो तस्वीर है। ये बहुत होशियार, चालाक और ज़हीन आदमी थे, और ये मौर्य दौर में जो है तो थे। तो संस्कृत का जो ड्रामा था, संस्कृत जबान में जो ड्रामा था, जिसे उसके जो ड्रामा निगार थे, जो ड्रामा लिखने वाले थे, उनका नाम था विशाखा दत्त, और उन्होंने मुद्रा राक्षस, है ना, मुद्रा राक्षस, ये ड्रामा जो है तो उन्होंने लिखा। और धनानंद को जो है तो किस तरीके से धनानंद का खात्मा हुआ और किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य सल्तनत की बुनियाद डाली, वो इस
ड्रामे के अंदर बताया गया था। तो यहीं पर ये जो है तो बात बताई गई है। यहाँ पर और भी बहुत सारी बातें बताई गई थी, जैसे सेलुकस निकेटर का जो सफीर था, है ना, एक तो सिकंदर का जो अफसर था वो था सेलुकस निकेटर, ये वाला जो पहली तस्वीर में नजर आ रही है ना। यानी इंतकाल के बाद, इंतकाल से पहले सेलुकस निकेटर को यहाँ का एक अफसर बनाया गया था। तो सेलुकस निकेटर अफसर था, उसके भी एक सफीर था उसका, जिसका नाम था मेगस्थनीज। तो मेगस्थनीज जो सफीर था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, है ना। वो सफीर बनकर आया था, वहां पर मेहमान बनकर आया था, वहां की मालूमात लेने के लिए जो तो आया था। तो यहाँ पर वो मेगस्थनीज यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, और उसने वहां पर एक किताब लिखी जिसका नाम था इंडिका। इंडिका एक किताब लिखी जो मौर्य अहद के बारे में बहुत सारी मालूमात जो है तो देती है। अब जाहिर सी बात है, उस दरबार में जब मेगस्थनीज था तो उसने वहां की बहुत सारी मालूमात चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मालूमात ली। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। यहाँ तीनों की तस्वीर दी गई है। इसके अलावा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने रियासत गुजरात में, गुजरात जो रियासत है वहां पर जूनागढ़ के करीब एक इलाका है जूनागढ़, उसके करीब सुदर्शन नामी बंद तामीर किया, जैसा कि आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं। सुदर्शन जो है तो बंद वहां पर उसने तामीर किया, यानी पानी का उसने वहां पर जखीरा किया, जिसके बारे में एक कुतबे पर इबारत कुंदा है, यानी एक कुतबा है, वहां पर वो इबारत लिखी हुई है कि ये सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने ये बंद को तामीर किया है, ऐसा वहां पर लिखा हुआ है। तो यही बातें जो है तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि क्या आप जानते हैं, जैसे जैन रिवायत के मुताबिक ये बात तस्लीम की जाती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मजहब को कबूल कर लिया था। जैन मजहब का सिंबल आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर उसकी निशानी दी गई है। तो ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मजहब को कबूल कर लिया था। उम्र के आखिरी दिनों में, है ना, उम्र के आखिरी दिनों में इसने तख्त ताज को तर्क कर दिया था, यानी तख्त ताज को छोड़ दिया था, बादशाहत को छोड़ दिया था, और इसने बाकी जिंदगी कर्नाटक के शरून बेलगोल, ये जो मुकाम है शरून बेलगोल, यहाँ पर उसने अपनी जिंदगी को जो है तो बसर की, और वहीं पर उसका इंतकाल हुआ चंद्रगुप्त मौर्य का। तो ये याद रखना है आप लोगों को कि उसने जैन मजहब कबूल किया था और आखिरी वक्त में जो है तो तख्त ताज सब छोड़ दिया था। अब हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं सम्राट अशोक के बारे में, है ना। सम्राट अशोक का नाम आप लोगों ने सुना होगा, कई सीरियल भी जो है तो अशोक के नाम से जो है तो टीवी पर दिखाए जाते हैं। तो सम्राट अशोक के बारे में हम देखते हैं। चंद्रगुप्त के तख्त ताज छोड़ देने के बाद, जैसा कि मैं भी आप लोगों को बताया कि चंद्रगुप्त जो है तो मौर्य ने आखिरी में जो है तो जैन मजहब को कबूल कर लिया था और आखिरी वक्त में तख्त ताज छोड़ दिया था। तो उसका तख्त ताज छोड़ने के बाद उसका बेटा बिंदुसार मगध का राजा बना, है ना। बिंदुसार राजा की तस्वीर आप लोग देख सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की भी तस्वीर नजर आ रही है आप लोगों को। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका लड़का बिंदुसार राजा बना, और बिंदुसार के बाद अशोक जो है तो अशोक ने, यानी बिंदुसार के लड़के ने 273 कबल मसीह में इक्तदार संभाला, यानी कि हुकूमत को संभाला। तख्त नशीन होने से पहले उसे तक्षशिला और उज्जैन, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तक्षशिला जो है तो नजर आ रहा है, उज्जैनी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये उज्जैन है। तो तक्षशिला और उज्जैन का वो पहले गवर्नर बनाया गया था, यानी अशोक पहले गवर्नर था। गवर्नर के ओहदे पर रहते हुए उसने तक्षशिला में उठने वाली बगावत को बड़ी कामयाबी के साथ कुचला था। मगध का सम्राट बनने के बाद उसने कलिंग पर चढ़ाई की। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मगध जो है तो रियासत है। जब वो मगध का बना राजा, तो उसके बाद जो नीचे की तरफ देखिए आप लोग, यहाँ पर महानदी है, तोशाली जोगढ़ है, उसके बाद कलिंग है। तो कलिंग की हुकूमत पर, कलिंग का इलाका जो है तो उसने अपने वहाँ पर उसको चढ़ाई की, वहाँ पर उसने हमला किया, और उसके बाद उस रियासत को
उसने अपने कब्जे में ले लिया, है ना। कलिंग हुकूमत का इलाका आज की रियासत उड़ीसा में है। आज जो रियासत है वहाँ अब नई जो रियासत बनी हुई है भारत की, वो है उड़ीसा। तो उड़ीसा रियासत में है आज वो। सम्राट अशोक ने कलिंग पर फतेह भी की, है ना, और वहां पर उसने फतेह कर ली। शुमाल मगरिब में अफगानिस्तान और शुमाल में नेपाल, जैसा कि यहाँ पर ये जो हिंदू कश पहाड़ी का इलाका है ये अफगानिस्तान का इलाका कहलाएगा, और नेपाल ये ऊपर की तरफ नेपाल और भूटान का जो है तो इलाका कहलाता है। तो उस इलाके में उसके अलावा कर्नाटक नीचे की साइड यहाँ का जो इलाका है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इसी तरह मशरिक में बंगाल, इस तरफ जो है तो सीधे हाथ की तरफ बंगाल आएगा वहाँ पर, और मगरिब में सौराष्ट्र, ये है मगरिब में सौराष्ट्र का इलाका। तो इन इलाकों में यानी लगभग पूरे भारत में जो है तो अशोक ने जो है तो अपनी हुकूमत को फैला लिया था। ये बात यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है कि सम्राट अशोक जो है तो किस तरीके से हुकूमत किया करते थे। आगे हम देखने वाले हैं कलिंग की लड़ाई। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे कलिंग की लड़ाई। कलिंग एक मुकाम है, जैसा कि मैं आप लोगों को इससे पहले बताया कि कलिंग कहाँ पर है ना। वहां पर सम्राट अशोक ने चढ़ाई की थी, उस इलाके को फतेह कर लिया था। तो कलिंग की लड़ाई में बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ। देख सकते हैं आप लोग लड़ाई का मंजर, उसमें बहुत ज्यादा लोग मारे गए। ये देखकर अशोक ने दोबारा कभी जंग ना करने का फैसला किया। अशोक को रहम आ गया और सम्राट अशोक ने सोचा कि अब मैं जो है तो कभी जंग नहीं करूंगा। सच्चाई, अदम तशद्दुद, रहम दिली व हमदर्दी और माफ़ी का रुझान जैसी खूबियाँ उसकी नज़र में अहम थी, है ना। उसकी नज़र में जो है तो हमदर्दी, अदम तशद्दुद यानी कि लड़ाई झगड़ा ना करना, रहम दिली, हमदर्दी और सच्चाई और माफ़ी करना यानी माफ़ कर देना किसी को भी, ये तमाम बातें उसके अंदर मौजूद थी। अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए उसने जगह जगह कुतबे और सुतून भी जो है तो तामीर करवाए, है ना, और लोगों को जो है तो पैगाम दिया कि आप भी जो है तो लड़ाई झगड़ा ना करें। ये बातें जो है तो उसने बताई। यहाँ पर हम लोग सम्राट अशोक का पैगाम भी देखते हैं कि सम्राट अशोक ने जो है तो क्या पैगाम दिया लोगों को। तो उसने कहा पहला कि वालिदैन की खिदमत करना बेहतर अमल है, यानी माँ बाप की खिदमत करो। और दूसरा, जो फतेह मोहब्बत का जज्बा परवान चढ़ाए वही असल फतेह है ना। यानी अगर किसी को जीतना है तो उसका दिल जीतो। ये बात जो है तो बताने की उसने कोशिश की। यही बातें जो है तो सम्राट अशोक के बारे में यहाँ पर दी गई है। आप लोगों को भारत के नक्शा पेज नंबर 32 पर दिया गया है। उसमें भारत के नक्शे के खाके में सम्राट अशोक के कुतबे और सुतूनी कुतबे जाहिर करने वाले मकामात की निशानदेही जो है तो आप लोगों को करना है। यहाँ पर बताया गया है कि अशोक की मुमलिकत कितनी बड़ी थी उस नक्शे के अंदर, और कुतबे के लिए जो है तो एक अलग से सिंबल दिया गया है। साथ ही साथ मुसल्लस बना हुआ है वहाँ अशोक के कुतबे और अशोक के सुतूनी कुतबे के लिए अलग अलग अलामतें दी गई है, नक्शे में भी आप लोग देख सकते हैं। तो पेज नंबर 32 आप जरूर देखना और उसको करने की कोशिश करना। जैसा कि यहाँ पर अभी आप लोगों को बताया गया कि उसके कई जगहों पर कुतबे थे, सुतून बनाए गए थे, तो ऐसे ही एक जगह दिल्ली टोपड़ा के मुकाम पर भी जो है तो सम्राट अशोक का एक कुतबा है, जहाँ पर लिखा हुआ है कि चमगादड़ों, बंदरों और गेंडों वगैरह का शिकार करने और जंगल में आग लगाने की जो है तो सख्त ममानियत की गई थी, यानी मना किया गया था, है ना। जंगलों में आग लगाने पर और बंदरों का, गेंडों का और चमगादड़ों का शिकार करने पर भी जो है तो पाबंदी लगाई गई थी। अब हम देखेंगे मजहब की अशात के लिए अशोक के इकदामात, यानी मजहब की जो अशात थी, बुद्ध मजहब की अशात, है ना। तो बुद्ध मजहब को फैलाने के लिए उसने क्या काम किया। अशोक ने बजाते खुद बुद्ध मजहब को कबूल किया था। उसने पाटलिपुत्र में बुद्ध मजहब की तीसरी कॉन्फ्रेंस भी जो है तो रखी थी। पाटलिपुत्र कौन सा मुकाम, पाटलिपुत्र जो है तो आज का पटना है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पाटलिपुत्र, ये पाटलिपुत्र नजर आ रहा है। और मैं जो बता रहा था आप लोगों को कि अशोक के कुतबे, तो कुतबों के लिए देखिए मुसल्लस का यहाँ पर निशान है, और अशोक के सुतूनी कुतबे, इनके लिए ये निशान है। तो कहाँ कहाँ पर ये निशानात मौजूद है वो लोग आप लोग देख सकते हैं, है ना। तो अशोक ने जो है तो पाटलिपुत्र में बुद्ध मजहब की तीसरी
कॉन्फ्रेंस रखी, यानी बुद्ध मजहब को किस तरीके से फैलाया जाए, यहाँ से उन्होंने सब लोगों को इकट्ठा किया। बुद्ध मजहब की तबलीग यानी उसको फैलाने के लिए उसने अपने बेटे महिंदर, ये देखिए उनके बेटे की तस्वीर है महिंदर, और अपनी बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। ये देखिए श्रीलंका की तस्वीर, भारत से जो है तो उन्होंने श्रीलंका जो है तो भेजा बुद्ध मजहब को फैलाने के लिए, अपनी बेटी और बेटे को, है ना। जुनूब मशरिकी एशिया और वस्ती एशिया, जुनूब मशरिकी ये जुनूब है इलाका और ये मशरिक का इलाका है, तो इस इलाके में यहाँ जो जज़ायर नज़र आ रहे हैं, ये वाला इलाका, ये वाला इलाका। इसी तरह वस्ती एशिया यानी बीच का ये हिस्सा, इन इलाकों के अंदर उसने बुद्ध भिक्खुओं को रवाना किया। बुद्ध भिक्खु यानी जो बुद्ध मजहब के मानने वाले लोग जो थे, उन लोगों को वहाँ पर बुद्ध मजहब की तालीम देने के लिए जो है तो उसने लोगों को वहाँ पर भेजा। इस तरीके से जो है तो सम्राट अशोक ने बुद्ध मजहब को फैलाने के लिए कोशिशें की। बुद्ध मजहब को फैलाने के साथ साथ सम्राट अशोक ने अवामी फलाह बहबूद के भी बहुत सारे काम किए, यानी अवाम की फलाह बहबूद के लिए जो है तो उन्होंने बहुत सारे काम किए। जैसे अशोक ने रियाया की भलाई और खुशहाली के कामों पर बड़ी तवज्जो दी, जैसे इंसानों और जानवरों के लिए मुफ्त तिब्बी इमदाद यानी दवाखानों की इमदाद बीमार पड़ने पर दिया। इसी तरह कई सड़कें बनवाई, सड़कों के दोनों तरफ दरख्त उगवाए ताकि लोगों को साया मिल सके। इसी तरह कुएं भी खुदवाए, यहाँ पर आप लोग सड़कें और कुओं की तस्वीर देख सकते हैं। तो इस तरीके के काम जो है तो सम्राट अशोक ने किए अपने अहद में। अब हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं मौर्य अहद का इंतज़ाम हुकूमत, के इंतज़ाम हुकूमत किस तरीके से था मौर्य अहद का। तो मौर्य मुमलिकत की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। ये वाली जो यहाँ तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं नक्शे में, ये पाटलिपुत्र है। तो ये उनकी राजधानी थी मौर्य अहद की, यानी मौर्य सल्तनत की राजधानी जो है तो ये थी। मौर्य सल्तनत में कौन कौन से राजा आए आप लोगों को ये याद रखना है। मौर्य सल्तनत में राजा आए चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके जो बेटे थे, है ना, वो आए, और उनके बाद जो है तो ये सम्राट अशोक आए। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य आए, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आए, बिंदुसार के बाद उनके बेटे जो है तो अशोक आए। तो ये मौर्य सल्तनत जो है तो चल रही है। तो मौर्य सल्तनत के अंदर पाटलिपुत्र जो है तो इनकी राजधानी थी, यह आपको याद रखना है। और 4 हिस्सों में जो है तो उन्होंने ये अपनी वो जो पूरी सल्तनत आप लोगों को नजर आ रही है उसको 4 हिस्सों में बांट दिया था। जैसा पहला हिस्सा था मशरिकी हिस्सा, जिसे तोशाली कहते थे। तोशाली ये वाला इलाका, है ना, तो आज उड़ीसा में है वो, यानी इस इलाके को एक अलग हिस्सा बांट दिया था। उसके बाद दूसरा मगरिबी हिस्सा उज्जैनी, उज्जैनी कहाँ पर है, मगरिबी हिस्से में, मगरिब यानी के बाएं तरफ। तो ये बाएं तरफ वाला ये हिस्सा है उज्जैनी। उज्जैनी आज कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश के अंदर है। तीसरा हिस्सा जुनूबी हिस्सा सोरनगिरी का, जो कर्नाटक में है, कनकगिरी, है ना। तो कर्नाटक में सोरनगिरी, ये देखिए ये कर्नाटक का इलाका है सोरनगिरी का, तो इस हिस्से को अलग बांट दिया था। इसी तरह शुमाली हिस्सा तक्षशिला, तक्षशिला जो आप लोगों को अभी मैं बताया ऊपर का हिस्सा जो है तो ये तक्षशिला। तो इस तरीके से देखिए 4 हिस्सा किस तरीके से उन्होंने बांटा था। ये तोशाली का हिस्सा, उसके बाद ये तक्षशिला का हिस्सा, उसके बाद ये उज्जैनी का हिस्सा और ये सोरनगिरी का हिस्सा। इस तरीके से अपनी हुकूमत को जो है तो इन्होंने 4 हिस्सों में बांट दिया था, है ना। उसके बाद उमूर हुकूमत में राजा को मशवरा देने के लिए मजलिस विजरा भी जो है तो हुआ करती थी, वजीरों की मजलिस होती थी जो मशवरे देती थी। मुख्तलिफ सतहों पर कई अफसरान भी जो है तो काम करते थे, और दुश्मनों की हरकत और सकनात पर भी जो है तो नज़र रखने के लिए एक जासूसी का महकमा था। जासूस लोग भी फैले हुए थे जो नज़र रखते थे कि दुश्मन कहाँ पर है, वो क्या चाल चलने वाला है, कहाँ हमला करने वाला है, ये तमाम बातें जो है तो वो लोग मालूम करते थे।
अब हम यहाँ पर देखेंगे मौर्य अहद की अवामी ज़िंदगी, यानी वहाँ पर आम जिंदगी क्या थी, वहाँ के आवाम लोगों की, जो लोगों की ज़िंदगी थी वो क्या थी। तो सबसे पहले जिस तरीके से हर तरफ का इलाका, हर तरफ का जो पेशा होता था पहले ज़माने में वो ज़राअत होता था। आज भी जो है तो हमारा इब्तदाई पेशा जो है तो ज़राअत ही है। तो मौर्य अहद के दौर में भी आवाम का जो पहला पेशा था वो था ज़राअत। इसके साथ साथ वो लोग तिजारत भी करते थे और पारचा बाफी यानी कपड़ों को बुनना वगैरह काम करते थे, रंगरेजी रंग देने का काम करते थे कपड़े को। इसी तरह हाथी दांत के ऊपर नक्श निगारी की जाती थी और धातों पर भी बहुत सारे काम होते थे। धातों यानी सोना चांदी लोहा पीतल तांबा, इनके ऊपर भी जो है तो बहुत सारे काम करते थे लोग। मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, जहाज साजी यानी पानी के जहाज वगैरह बनाए जाते थे। ये तमाम काम जो है तो पहले लोग करते थे। शहरों और देहातों में जश्न होते थे, नाच गाने होते थे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं तस्वीर में नाच गाने की तस्वीर बताई जा रही है। इसी तरह कुश्ती होती थी, कुश्ती के बाद दौड़ के मुकाबले होते थे, शतरंज का खेल, पांसों का खेल होता था। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर शतरंज का भी जो है तो खेल खेला जा रहा है। पहले शतरंज को अष्टपद कहा जाता था, ये आपको याद रखना है कि शतरंज को जो है तो अष्टपद कहा जाता था। तो ये थी मौर्य अहद की आम जिंदगी, यानी आम लोग वहां पर कैसे जिंदगी गुजारते थे, कौन कौन सी चीजें वहां पर मौजूद थी। अब हम यहाँ पर देखेंगे मौर्य अहद का फन और अदब, यानी वहाँ पर कौन सा फन था, यानी कौन कौन सी चीज़ें वो लोग बनाते थे, कौन कौन से नक्श निगार करते थे, संग तराशी क्या क्या करते थे, ये सब हमें देखना है। तो सम्राट अशोक के अहद में संग तराशी के फन को उरूज हासिल हुआ, यानी पत्थरों को काट कर बनाने का काम जो है तो अच्छा काम किया गया उस वक्त। इसने जो सुतून बनवाए, इन पर शेर हाथी और बैल जैसे जानवरों के बहुत उम्दा मुजस्समे हैं, है ना। उन्होंने बहुत बड़े बड़े सुतून बनाए, पिल्लर्स बनाए, तो उनके ऊपर शेर है, हाथी है, बैल है, उनकी तस्वीर भी बनाई गई। सारनाथ का एक सुतून बनाया गया, देखिए यहाँ पर सारनाथ का सुतून का ऊपर का हिस्सा जो है तो यहाँ पर दिया गया है। तो इसके चारों तरफ शेर हैं, एक दो तीन, और एक पीछे साइड उसके चारों तरफ जो है तो शेर है। सामने से देखने पर सिर्फ तीन ही नजर आते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि तीन ही नजर आ रहे हैं हमें। ये भारत का कौमी निशान यानी कि शाही मोहर, जिसे राज मुद्रा भी कहते हैं, वो इसे ही कहते हैं, शाही मोहर है ये हमारे भारत की, है ना। आप लोग देखेंगे नोटों पर, सिक्कों पर और जितनी भी सरकारी चीजें होती हैं वहां पर इनकी ये जो सिंबल है ये हमको नजर आएगा। इसके ज़माने में खोदी गई बराबर टेकरियों पर जो गुफाएं हैं वो बेहद मशहूर है। ये बराबर टेकरियों की गुफाएं हैं, तो वहाँ पर ये जो है तो बहुत ज़्यादा मशहूर है वहाँ पर। और ये गुफाएं बिहार में हैं। भारत में जो गुफाएं हैं इनमें गुफाएं ज़्यादातर गुफाएं कदीम तरीन है ना ये गुफाएं। तो आप लोगों को याद रखना है कि मौर्य अहद में ये तमाम चीज़ें जो है तो इन्हें संग तराशी को जो है तो अच्छी खासी जो है तो अहमियत दी गई। इन्हें ज़्यादातर पत्थरों को काट कर खूबसूरत उनको बनाया जाता था। यहाँ पर मौर्य अहद के ही फन और अदब के अंदर है कि क्या आप जानते हैं, क्या जानना है देखते हैं। सारनाथ में वाक़े अशोक का जो सुतून है यानी लाट, उसको सामने रख कर भारत की शाही मोहर बनाई गई, ये बताया मैं आप लोगों को। सारनाथ की बुनियादी सुतून पर 4 शेर है, हर शेर की मूर्ति के नीचे आड़ी पट्टी पर चक्र है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये आड़ी पट्टी है और इसके ऊपर जो है तो ये चक्र बनाया गया है ना। इस चक्र के अंदर 24 लकीरें हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। और यही चक्र जो है तो देखिए हमारे परचम के अंदर, जो हमारा है परचम, उसके अंदर भी यही चक्र जो है तो बताया गया है। चक्र के एक जानिब घोड़ा है, एक जानिब जो है तो उसके घोड़ा है और एक जानिब उसका बैल है, बैल बनाया गया है, सांड, जिसे सांड कहते हैं। शाही मोहर का जो पहलू नजर नहीं आता उस पहलू पर इसी तरह हाथी और शेर बने हुए हैं, है ना। इसी तरीके से पीछे के साइड पर हाथी और शेर भी जो है तो बने हुए हैं। शेर तो आप लोगों को यहाँ पर सामने भी दिख रहे हैं, लेकिन पीछे के साइड जो है तो हाथी भी मौजूद है और शेर भी मौजूद है। तो ये जो जानवर है घोड़ा, घोड़े को रफ्तार के तौर पर बताया गया है, सांड को जो है तो मेहनती तौर पर बताया गया है, हाथी को भी जो है तो एक अच्छे मेहनत के काम करने वालों के लिए बताया गया है। और जो 24 यहाँ पर बताए गए हैं लकीरें, यानी हमें जो है तो हमेशा मेहनत करना चाहिए दिन और रात मिलकर, इस तरीके से जो है तो हमें
ऊर्जा देने के लिए, तहरीक देने के लिए जो है तो ये सब बताया गया है और बनाया गया है। सम्राट अशोक के इंतकाल के बाद मौर्य हुकूमत का जो है तो ज़वाल हो जाता है और मौर्य अहद के बाद कई हुकूमतें आई है। कुछ हुकूमतें जो है तो बड़ी भी और कुछ जो है तो जल्द भी ख़त्म हो गई। मौर्य मुमलिकत कदीम भारत की सबसे बड़ी मुमलिकत थी, यानी सबसे बड़ी सल्तनत जो है तो मौर्य सल्तनत थी। मौर्य अहद के बाद रूनुमा होने वाले सियासी और तहजीबी इनकलाबात के बारे में हम अगले सबक में देखेंगे। यहाँ पर हमारा जो है तो ये सबक ख़त्म हो जाता है। आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारी बातें जो है तो याद रखना है। किन किन के बारे में आप लोगों को याद रखना है? शहंशाह यूनान जो था एलेक्जेंडर यानी सिकंदर के बारे में बात याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, सम्राट अशोक के बारे में, कलिंग की लड़ाई के बारे में, है ना। ये तमाम बातें जो है तो आप लोगों को याद रखना है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सबक समझ में आया होगा। आप अपने उस्ताद से मिलकर राब्ता करके और भी मालूमात जो है तो हासिल कर सकते हैं। वीडियो को पूरा मुकम्मल तौर पर देखना आप लोग। इसके सवालात के जवाबात भी जो है तो बहुत से दिए हुए हैं, आप लोग इनके सवालात के जवाबात भी जो है तो करना। तो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेसन में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।